नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो आपका सहकारिता विभाग का जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 29 अक्टूबर को, उसके संबंध में छात्र के हित में एक मैराथन क्लास प्रारंभ किया जा रहा है। ये मैराथन क्लास मुख्य रूप से रवि सर के द्वारा गणित और तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाया जाएगा। ये होगा बुधवार है दोपहर 2 बजे से। वहीं छत्तीसगढ़ का जो पार्ट्स है वो छत्तीसगढ़ के ज्ञाता ऋषि सर जो कि गुरुवार को सुबह 11 बजे से लेंगे। वहीं सुधीर सर के द्वारा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का गुरुवार को दोपहर 3 बजे से। दिव्या मैम का कंप्यूटर और अंग्रेजी शुक्रवार को सुबह 11 बजे से होगा और उसी दिन शुक्रवार को ही सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे शुक्रवार को दोपहर 3 बजे प्रदीप सर के द्वारा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे उड़ान के द्वारा जो आयोजित मैराथन क्लासेस हैं उनमें से काफी प्रश्न आए हुए हैं। ये आशा करता हूं कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्या होगा, एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन होगा। वहां पे जो भी विद्यार्थी हमारे उड़ान आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। एक और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारी संस्थान के द्वारा जो आगामी परीक्षा है जो कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित करने वाली है प्रयोगशाला परिचारक, जो कि कुल पद है 430, जिसका मुख्य ये है कि हमारी संस्थान के द्वारा इसके लिए एक विशेष बैच प्रारंभ की जा रही है। यह बैच हमारे यहाँ 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यह बैच हमारी जो ब्रांच ऑफिस है सिटी प्लाजा जो कि अनुपम गार्डन के पास है, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने जस्ट, वहां पे बैच संचालित की जाएगी। यह बैच ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये बैच एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो भी इसके सिलेबस है उसका अध्ययन आपको प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। आज जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वीडियो, ये इसी के संबंध में है। ठीक है, देखते हैं इसका सिलेबस। बात करें सिलेबस का तो इसमें कुल 100 प्रश्न आने को है। इस 100 प्रश्न में 60 अंक के कुल 60 प्रश्न आएगा आपका सामान्य विज्ञान, और वो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड का, सीजी बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम से अर्थात सिलेबस से क्या होंगे, कुल 60 प्रश्न होंगे आपके। वही बात करें भाग 2 की सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कुल 40 अंक के 40 प्रश्न आने को है। अब इस 40 प्रश्न में केवल 2 चीजें हैं। सबसे पहला आपका भारत का भूगोल, इसमें भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल दिया गया है। साथ साथ देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ शासन एवं पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, साथ साथ छत्तीसगढ़ की समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स। मतलब जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, आपका छत्तीसगढ़ का है। लेकिन पहला जो चीज दिया गया है आपको कौन सा है, आपका भूगोल का दिया गया है। तो आज मैं ये जो भूगोल का जो पार्ट है उसी को आपको डील करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। लेकिन अगर सिलेबस में देखें, जैसे कि हम बात करें अगर भूगोल को, तो भूगोल को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटते हैं हम। एक होता है आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल फिजिकल डिवीजन जिसको बोला जाता है। एक होता है आपका आर्थिक भूगोल, जिसमें हम भूगोल से प्राप्त आर्थिक चीजों के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका मानवीय भूगोल, मानवीय भूगोल जिसको वहां पे लिख दिया है क्या, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही है। तो बात करें अगर इसके अंतर्गत, पॉइंट सिर्फ 3 ही है लेकिन पूरा डिटेल में है, तो ध्यान देंगे अगर भौतिक भूगोल के अंतर्गत, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला चीज आता है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का लोकेशन इन क्या है, वहां पे पोजीशन की बात करें वहां पे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। जैसे बात करें अगर, जैसे हम ग्लोब पढ़ते हैं, ये ग्लोब पढ़ रहे हैं, तो इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो इसके लिए हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अक्षांशीय रेखाएं और एक हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं।
जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो पोजीशन क्या है उसका, भारत का कितना लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड है, अक्षांश और देशांतर कहां से कहां तक फैला हुआ है। साथ साथ भारत का जो सीमा है कहां कहां साझा करती है। जैसे कि भारत की बात करें दक्षिण वाला हिस्सा, तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका हिंद महासागर है। तो भारत का जो 9 राज्य है वो समुद्री सीमा साझा करती है। कहीं ना कहीं आपका ये क्या होगा, ये स्थलीय सीमा भी साझा करता होगा। तो 7 देश के साथ क्या करती है, स्थलीय सीमा। तो किसके साथ जो बाउंड्री शेयर करती है, जैसे कि मैकमोहर रेखा किसके साथ है, रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है ना। इस प्रकार से क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको क्या होगा, स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत ही आ जाता है। बात करें दूसरा, यहाँ पे दिया गया क्या, प्राकृतिक विभाजन। तो अगर देखे भूगोल पे प्राकृतिक विभाजन, तो जैसे कि मान लीजिए इतिहास पढ़ते हैं तो कोई युद्ध वगैरह पढ़ते हैं, है ना, इकोनॉमी पढ़ते हैं तो पैसा के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार क्या है, जब भूगोल पढ़ रहे हो तो हम भूगोल के बारे में पढ़ें। जैसे कि भूगोल में क्या आएगा, पर्वत आएगा, पठार आएगा, और एक आपको क्या आएगा, मैदान आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, 3 चीजें ही क्या आता है मेन इसके अंतर्गत। तो बात करें भारत में पर्वत के अंतर्गत, तो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत क्या, हिमालय पर्वत मुख्य रूप से। पठार की बात करें तो हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और मैदान 2 प्रकार से पढ़ते हैं भारत में, एक होता है मध्य का विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान, और एक होता है आपका तटीय मैदान, जो कि कोस्टल एरिया, समुद्र वाला क्षेत्र का है। तो इस प्रकार से भारत के कुल कितने विभाजन किए गए हैं, भौतिक विभाजन तो 4 विभाजन, ये व्यापम के अनुसार लिया गया है। 4 आंसर ले चुके हैं अभी तक। लेकिन अगर आप देख रहे हो भारत पे, बात करें भारत का, तो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा ये आपका पर्वत, ये जो आपका त्रिभुजाकार आकृति है ये आपका पठार, और जो बीच में जो हिस्सा बचा ये वाला, ये कहलाता है मध्य का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो हिस्सा है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। तो ये 4 प्रकार हो गए। लेकिन इसके अलावा कई बुक्स में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे भारत पे क्या पाया जाता है, मरुभूमि, मरुस्थल, और भारत में साथ साथ यहाँ पे लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार है। तो ये द्वीप समूह। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 के अलावा ये 5वां और ये 6वां। तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आपको 6 चीजें मिल रही है यहाँ पे। प्राकृतिक विभाजन में पर्वत में पूरा हिमालय पर्वत पढ़ना है आपको, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य का विशाल मैदान अर्थात हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच, जो कि गंगा का मैदान है या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है, ये वाला हिस्सा कैसा बना है, कौन सी मिट्टी का विस्तार है, वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे बांगर, खादर, तराई, ये सब चीजें। तटीय मैदान, ये जो हिस्सा है आपका कोस्टल एरिया, ये वाला हिस्सा पूर्वी तटीय और ये वाला पश्चिम तटीय, ये होता है आपका 4 मेन। इसके अलावा एक मरुस्थल है हमारे यहाँ, थार का मरुस्थल, और एक हमारा द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और एक आपका अंडमान निकोबार। इसके अलावा काफी सारे और है द्वीप समूह। तो ये प्राकृतिक विभाजन। दूसरा बात करें भूगर्भिक संरचना का, अभी जो भी मैंने बताया वो पूरा क्या है, भूमि के ऊपर का है। अब ये क्या लिख रहे हैं, भूमि के गर्भ की बात कर रहे हैं। तो भूमि के गर्भ की बात करें अगर, तो जैसे कि हम पृथ्वी के आंतरिक सतह पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आंतरिक सतह, तो आंतरिक सतह के अंतर्गत जैसे कि हम देखें, ये आपका पृथ्वी है। हम जानते हैं कि इसके सबसे सेंटर में पाया जाता है वो कोर कहलाता है, और इसके बाद क्या कहलाता है, मेंटल। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कोर, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, मेंटल, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी बोलते हैं इसी को। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का जो भूभाग है इसके अंतर्गत भी पाया जाएगा, अर्थात हमको पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत, चट्टान, चट्टान पढ़ना है। जैसे कि हम देखिए अगर चट्टानों के क्रम में, तो सबसे जो बेस चट्टान होता है या बोला जाता है मूलभूत चट्टान होता है, वो होता है कौन सा आपका, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के ऊपर जो चट्टान बनती है ये कहलाता है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये धारवाड़ के ऊपर जो चट्टानें बनती है ये वाला, ये कहलाता है आपका कडप्पा क्रम की चट्टान। परतदार चट्टान है दोनों के दोनों। इसके ऊपर बनता है आपका कौन सा, कायंत्रित चट्टान, जो कि आप पढ़ते हो उसमें संगमरमर वगैरह। फिर आता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, और सबसे ऊपर में बनता है कौन सा आपका, दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान।
अर्थात हमको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, चट्टान पढ़ना है, भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को। 3 क्लियर हुआ। चौथा बात करें अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि भारत में कौन कौन से नदियां हैं। अपवाह तंत्र, तो भारत की अगर बात करें तो अपवाह तंत्र 2 प्रकार से होता है, जैसे कि एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है। एक हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, कि प्रायद्वीपीय भारत से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। दोनों में डिफरेंस इसलिए होती है क्योंकि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वो सदा नीरा होती है, सदा नीरा नदी, अर्थात वैसा नदी जो वर्ष भर क्या होता है उसमें पानी होता है, नीर मतलब पानी। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा पढ़ोगे आप ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, और तीसरा पढ़ते हो गंगा अपवाह तंत्र। तो आपको इसके अंतर्गत हम अध्ययन करवाएंगे कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं, उस नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, तो क्वेश्चन बनेगा। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है ये क्या है आपका प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप को आप 2 पार्ट में पढ़ सकते हो, एक ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर, और एक ऐसी नदियां जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ढलान कौन सी दिशा में, प्रायद्वीपीय का पूर्व दिशा में, तो नदी का प्रवाह भी कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में ही होगा। तो बात करें अगर इस पूर्व दिशा की ओर जाने वाली नदी में, तो सबसे मेन नदी है आपका महानदी, दूसरा गोदावरी नदी, गोदावरी, तीसरा आपका कृष्णा, और एक है आपका कावेरी। ये मुख्य नदी है ना, इसके अलावा और भी नदियां हैं, ऐसा नहीं है। अब पश्चिम की ओर, अब पश्चिम की ओर 2 भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, एक है आपका नर्मदा नदी, दूसरा है आपका ताप्ती नदी, ये मेन। तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में अध्ययन करेंगे कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, कहाँ से उद्गम होती है, कौन सी जगह पे मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां पूर्व की ओर बहती है, ये पूर्व की बहने वाली नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। और एक हम पढ़ते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बोलते हैं जिसको, ज्वार नदमुख। तो ये हम देखेंगे किसमें, डिटेल से इसको, ठीक है। ये आपका सिलेबस का पॉइंट है। मिट्टी 5वें नंबर का, बात करें मिट्टी का, तो भारत की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न था, अभी मैंने बताया भूगोल अलग अलग है। अब जैसे कि मध्य का विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, गुजरात और महाराष्ट्र वाले पे दक्कन ट्रेप चट्टान है तो काली मिट्टी पाई जाएगी, ये वाले हिस्से पे लाल मिट्टी पाई जाएगी, और सबसे तीव्र ढाल वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ मरुस्थल था तो मरु मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, डेल्टाई मैदान था तो दलदली वाला हिस्सा में पाया जाएगा आपका पीट मृदा जिसको बोला जाता है। ऐसे करके भारत में कुल कितने मिट्टी है, 8 प्रकार। और ये है ICAR के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार टोटल कितने प्रकार की मिट्टी है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वहीं आपका 6वां देखते हैं जलवायु। तो जलवायु की बात करें अगर, तो भारत में जलवायु कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो जलवायु है ना ये आपको पढ़ना पड़ेगा अक्षांश रेखा के आधार पे, क्योंकि जलवायु को काफी चीजें प्रभावित करती है। जैसे कि ग्लोब की ही बात करें, ये आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब में जो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है ये इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ये 23.5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा पे स्थित है आपका ये भारत। तो कहीं ना कहीं दक्षिण से जो हवाएं जाती है वो क्या करेगी, भारत में मानसूनी हवाएं लेके जाएगी। ये अभी हवा जब जाती है तो कौन सी दिशा से जाती है, कहाँ से वर्षा होती है भारत में, जैसे कि आप पढ़ते होंगे भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम। तो ये क्यों मुड़ा यहाँ से, किस लिए, कारण क्या है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ साथ आप भारत में एक शब्द सुनते होंगे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या क्या होगा, कहाँ पे होगा। आप जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं कि कौन से हिस्से से जेट स्ट्रीम आता है, उसका प्रभाव भारत में कहाँ कहाँ होता है। आप एक पढ़ते हो कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से वर्षा कहाँ पे होती है, लौटता हुआ मानसून, तो हम पढ़ते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो वहीं पे क्यों वर्षा होती है। मतलब ये सब चीजें क्या है, जलवायु के अंतर्गत आएगा।
साथ साथ सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा ये जो हिस्सा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मेघालय वाला खास तौर पे चेरापूंजी और एक मासिनराम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा है ये क्षेत्र। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ था कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी और मासिनराम। यही पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के पर्वत की आकृति कैसा है? कीपनुमा आकृति है, ये कारण है। यही भारत में ही ये मरुस्थल पे कितना होता है? लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर। तो सोचो भारत में एक जगह 25 से 50 सेंटीमीटर हो रही है और एक जगह 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो ये रीजन क्या है? भौगोलिक दशाएं होती है कुछ ना कुछ। तो ये सब अध्ययन करेंगे हम किसके? इस भूगोल के अंतर्गत। अगर हम अगला पॉइंट देखें 7वां नंबर का, वनस्पति का। वनस्पति कहने का मतलब है वन संसाधन, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है, भारत की मिट्टियां भिन्न भिन्न है, भारत की जलवायु भिन्न भिन्न है, तो ये वनस्पति भी क्या होगी? भिन्न भिन्न। टोटल ये भी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 8 प्रकार से। तो इतना सब आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत? भारत के भौतिक भूगोल के अंदर। मैंने बताया आपको ये जो सिलेबस लिखा है केवल यहाँ पे लिख दिया कि भारत की भौतिक, लेकिन उस भौतिक के अंतर्गत काफी चीजें आती है। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा? अध्ययन करवाया जाएगा। आया ना समझ में ये वाला भौतिक भूगोल वाला पार्ट? दूसरा जो लिखा है आपका मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल लिखा है। तो देखिए अगर आर्थिक भूगोल के अंतर्गत तो क्या क्या आता है भाई? आर्थिक भूगोल, भूमि से क्या? अर्थ, मतलब पैसा मिलेगा जिससे। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पहला है आपका खनिज संसाधन, क्योंकि ये भूमि से ही मिलता है। अब खनिज संसाधन के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक ऐसा खनिज होगा जो धातु वाला होगा और एक अधातु वाला होगा, मतलब धात्विक और एक अधात्विक। देखेंगे इसको आगे क्लास में, ठीक है। दूसरे नंबर का उद्योग संसाधन है। अब खनिज को आप उत्पादन करके ला रहे हो तो कहाँ लेके जाओगे? उद्योग में लेके जाओगे। तो हमारे यहाँ उद्योग अलग अलग प्रकार के होगा, एक होगा लौह उद्योग, एक होगा एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग होता है। जैसे बात करूं अगर गन्ने की खेती, तो गन्ने की खेती होती है तो उसको हम उद्योग में लेके जाते हैं, शक्कर कारखाना जिसको बोला जाता है। जैसे कपास की खेती होती है तो कपास से वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं, ये वाला हिस्सा। तो ये पूरा उद्योग के अंतर्गत क्या है आपका? समाहित। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत की बात करें तो ऊर्जा संसाधन में आप एक पढ़ते हो परंपरागत और एक पढ़ते हो आप गैर परंपरागत। गैर परंपरागत की ऊर्जा का सोर्स क्या क्या है? जैसे कि बात करें परंपरागत के अंतर्गत, ठीक है, आप कोयला को ले सकते हो, ताप विद्युत ऊर्जा संसाधन। दूसरा ले सकते हो आप पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ले सकते हो। इसके अलावा आप प्राकृतिक गैस को ले सकते हो। गैर परंपरागत के अंतर्गत अगर देखें तो हम बात करेगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके साथ साथ भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के ताप से हमको मिलता है। साथ साथ आप ले सकते हो जल ऊर्जा और आप ले सकते हो क्या? बायोगैस को। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत आपका ऊर्जा संसाधन वाले पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही बात करें परिवहन। अब देखो उत्पादन हुआ, उद्योग तक ले जाना था, आवश्यकता किसके पड़ेगी? परिवहन का। तो परिवहन भी आप 4 प्रकार से पढ़ते हो भारत में। एक होता है आपका सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, एक होता है आपका रेल मार्ग और एक होता है आपका जल मार्ग और चौथा होता है आपका वायु मार्ग। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से सड़क मार्ग के अंदर कब चालू हुआ भारत में, किस प्रकार से नेशनल हाईवे संचालित होती है NHAI के द्वारा। रेल मार्ग के अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार 1853 से लेकर वर्तमान तक रेल का जो विकास है किस प्रकार से है डलहौजी के समय से। जल मार्ग को देखें तो जल मार्ग के अंतर्गत मैंने बताया कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 ओर से घिरा हुआ है, मतलब बंदरगाह हो गए कहीं ना कहीं समुद्र पे, तो कितने बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट है ना। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नदी के द्वारा भी क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है परिवहन के लिए, तो वो भी जल मार्ग के अंतर्गत आएगा। वायु मार्ग, इससे आप भली भांति क्या है परिचित हैं, कहाँ पे सबसे बड़ा वायु मार्ग है, मतलब एयरपोर्ट बनाया गया है, कहाँ पे कौन सी है, ये सब चीजें क्या होगा इसके अंतर्गत आएगा। लास्ट है आपका कृषि। तो कृषि की बात करें तो कृषि के अंतर्गत भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कृषि के अंतर्गत 3 प्रकार की कृषि होती है। एक होता है आपका खरीफ फसल, एक होता है आपका रबी फसल और एक होता है आपका जायद फसल, ठीक है। 3 प्रकार की फसल होगा, तो तीनों मौसम आधारित है।
कब ये कब जैसे कि वर्षाधारित होता है तो कब ये फसल बोई जाती है, कौन सी फसल को किस में बोई जाती है। जैसे कि बात करूं, सिंपल सी बात है यहाँ पे, जायद फसल जो है, नकदी फसल बोलते हैं तो व्यापारिक फसल बोल देते हैं। खीरा है आपका, तरबूज है, ककड़ी है, ये सब कैसी फसल है आपका, जायद फसल है। गेहूं की बात करें तो रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है, जौ की बात करें तो रबी फसल के अंतर्गत, धान की बात करें तो खरीफ फसल, जो मोटे अनाज होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो जलवायु के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला है आपका यहाँ पे सिलेबस के अनुसार अगर देखें तो तीसरा नंबर लिखा है आपका क्या, सामाजिक भूगोल। अब यहाँ पे समाज शब्द लिख दिया गया है, तो समाज कहने का मतलब है कि भूगोल मतलब पृथ्वी के अंदर वो सामाजिक चीजें हैं। जैसे कि बात करें इसके अंतर्गत मेन आपको पढ़ना है क्या, जनगणना। ठीक है, मेन क्या पढ़ना है आपको, जनगणना पढ़ना है भारत का। और भारत का जो जनगणना मेन कब हुआ था, वर्ष 2011। जो भी डाटा होगा कब होगा, 2011 के अनुसार। जैसे जनगणना के अंतर्गत भारत की शिक्षा का स्तर क्या था, भारत में जीवन स्तर किस प्रकार से है, भारत की लिंगानुपात, महिला और पुरुष की संख्या, जनघनत्व कितना है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब चीजें क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत समाहित होगा। इसके साथ साथ मानव समाज भूगोल के लिए क्या क्या कार्यक्रम करती है, कोई योजनाएं चल रही है, कोई आंदोलन किया गया है भूगोल के संबंध में। जैसे एक आंदोलन हुआ था वृक्षों के संबंध में कि चिपको आंदोलन, तो कहीं ना कहीं समाज के व्यक्ति भी क्या करते हैं उसके अंदर शामिल हो जाए। इसके अलावा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आपके काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो भूगोल और मानव को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो ये सब अध्ययन किया जाएगा किसके अंतर्गत, ये सिलेबस में। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो परिचालक वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें जीएस के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ है और मात्र आपका भारत का भूगोल है। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन, अगर मान लो जब मैं 40 क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन तो आप भारत के भूगोल से लेके ही चलो। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ दिया गया है तो छत्तीसगढ़ से आए। यहाँ पे 7 टॉपिक है, हो सकता है 7 पंचे 35, 7 छीका 42, 6 क्वेश्चन ले ले आपसे। तो कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आना क्या है, श्योर ही है। तो हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं 26 अक्टूबर से, ये वाला आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी अभी से करते रहिए, ताकि जैसे एग्जाम आता है आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। आपको क्लास के साथ साथ बकायदा एमसीक्यूज और पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी वहां पे, ठीक है। अगर एक आध टॉपिक ले लें हम, अगर आज आर्थिक भूगोल के संबंध में, आर्थिक भूगोल कुछ जैसे फैक्ट ले लेते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मैंने एक पहला आपको बताया खनिज संसाधन, खनिज संसाधन पहला जो टॉपिक था आर्थिक भूगोल का। तो जैसे कि खनिज संसाधन के अंतर्गत अगर देखें तो खनिज संसाधन मैंने बताया 2 प्रकार से विभाजित होगा। एक ऐसा खनिज जो धातु पाई जाएगी, अर्थात धात्विक खनिज बोलते हैं उसको, धात्विक खनिज। और एक ऐसा खनिज जो अधात्विक होता है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाएगी, अधात्विक खनिज होगा ये वाला हिस्सा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो अध्ययन के दृष्टिकोण से। पुनः इस धात्विक को आप डिवाइड कर लो, ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लौह अयस्क की मात्रा पाई जाएगी, लौह युक्त, और ये क्या होता है, अलौह युक्त, अलौह युक्त। जैसे कि लौह युक्त के अंतर्गत 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका हो जाता है क्या, लौह अयस्क, लोहा, लौह अयस्क। दूसरा हो जाता है आपका कौन सा, मैग्नीज, कहीं ना कहीं लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो ये दोनों कैसा है, लौह युक्त। तो हम देखेंगे कि भारत में लोहे के अयस्क कौन कौन से, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है। इसके साथ मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। वहीं बात करें अलौह युक्त का, तो इस अलौह युक्त के अंतर्गत आप पढ़ोगे तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम के अंतर्गत बॉक्साइट पढ़ते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम, ठीक है, जस्ता, हीरा, ठीक है। ये सब क्या है आपके, मतलब धात्विक खनिज है कहीं ना कहीं है। तो आपको इतने सारे क्या मिल जाएंगे आपके, मतलब पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपको उत्पादन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे, ये सब चीजें क्या है इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये आपका अधात्विक का है। बात करें ये वाला हिस्से का, धात्विक, ये धात्विक था ना, सॉरी ये धात्विक है और ये क्या है आपका अधात्विक। तो इसके अंतर्गत 2 होगा, एक होगा परंपरागत, परंपरागत, और एक होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत।
ऐसा खनिज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, साथ साथ उसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते, अर्थात नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। वो क्या कहलाता है आपका? परंपरागत। तो इसके अंतर्गत मेन आपको एक पढ़ना है क्या? कोयला, कोयला खनिज। दूसरा पढ़ना है क्या आपको? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और तीसरा आपको पढ़ना है क्या? प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैस। ये मेन आपका आ जाता है। गैर परंपरागत के अंदर अगर बात करें, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। दूसरा है आपका जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर पढ़ सकते हैं। तीसरा है आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। चौथा है आपका भूतापी ऊर्जा, भूमि के ताप का प्रयोग करके भूतापी ऊर्जा। इसके साथ साथ आप और भी चीजें अध्ययन कर सकते हो। ये हो गया आपका मेन। अब इसके अंतर्गत आप पढ़ते हो दो चीजें और, एक चूना पत्थर, चूना पत्थर, और एक है आपका संगमरमर, संगमरमर। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका पूरा खनिज संसाधन वाला पार्ट होगा। तो ये आपका पूरा क्लास में अध्ययन करवाया जाएगा डिटेल पे, कौन सा खनिज कहाँ से मिलता है, किस प्रकार से वहां पे अयस्क होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे? क्षेत्र का। जैसे कि बात करूं, आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो लोहे का, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान है, तो कहीं ना कहीं बैलाडीला कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? कुछ ना कुछ मतलब एक लोहे के अयस्क के लिए। जैसे बात करूंगा यहाँ पे तांबा के लिए, तांबा के लिए आप जानते हो कि राजस्थान का खेतड़ी वाला जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। अब बात करें सोना के लिए, तो सोना के लिए केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, वो प्रसिद्ध है। चांदी की बात करें तो चांदी में कौन सा? जावर खान, राजस्थान वाला हिस्सा। तो इस प्रकार से क्या है, सभी का क्या है, अलग अलग क्षेत्र है। उसके अलावा आपको मिलेगा कि इस खनिज का उत्पादन इस वर्ष में सबसे ज्यादा कहां पे हुआ था। जैसे कि हमेशा आप पढ़ते हो कोयले के उत्पादन में कभी छत्तीसगढ़ टॉप में होता है, कभी कोई दूसरा होता है वहां पे। इस प्रकार से आपको सभी का अध्ययन करना है। यहाँ पे अगर देखें तो पेट्रोलियम की बात करें तो पहला साक्ष्य पेट्रोल कहां पे मिला था, तो हम पढ़ते हैं कि असम वाले क्षेत्र पे है। सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, तो आप बॉम्बे हाई पढ़ लेते हो। तो ये जो टॉपिक है आपका, काफी क्वेश्चन बनने के चांस है, और वनडे एग्जाम में यही से बनता है ज्यादातर क्वेश्चन। तो हम जब क्लास स्टार्ट होगा तो अच्छे से इसका प्रॉपर अध्ययन करेंगे। तो आप हमसे वीडियो के साथ साथ हमेशा उड़ान के चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये जो समझा पाया हूँ मैं सिलेबस, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए ताकि आपका ये जो पढ़ाई है निरंतर आगे चलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।